नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल, आपकी अपनी क्लास इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और लगातार आप लोग हमारे द्वारा शुरू की गई स्टार्ट की गई श्रृंखला को जितना समर्थन, जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, अब तक हम लोगों ने जितनी भी बातें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में की हैं, जितनी भी चीज़ों को जाना है, समझा है, उसी से रिलेटेड आज हम अपनी MCQ लेकर आपके सामने हैं। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ आज हमारी है और आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है सॉल्व करने में आसानी हो, चीज़ों को सीखने में आसानी हो। तो इसके लिए हम आपके सामने आज MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बिंदास तरीके से एकदम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं आज। और देखिए, आज ये हमारी जो सीरीज़ है, ये हमारी सीरीज़ MCQ की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की है, जो कि हमने अभी पिछले 2-3 लेक्चर में हम लोगों ने चीज़ों को किया है। तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग जिन क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो कुछ उस तरह के क्वेश्चन हैं जो लगातार कुछ एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, लगातार क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे गए हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस में से हमने बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आपके सामने रखे हैं जो लगातार आपने पढ़े भी हैं, जो लगातार आप जानते भी हैं, जो लगातार आपने चीज़ों को सॉल्व भी किया है, जाना भी है। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कौन सा? तो पहला हमारा क्वेश्चन है बेसिकली कि भाई गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था? तो देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के द्वारा, गांधी जी का कौन सा आंदोलन था जो माध्यम से प्रवेश किया था, यानी कि भारत में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, इस चीज़ को हमने पढ़ा भी है, इस चीज़ को हमने जाना भी है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत में पहला आंदोलन कौन सा था। तो कौन सा आंदोलन था, फटाफट आप लोग बताइए। आप लोग इस चीज़ को जानते हैं, हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया भी है कि भाई गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा है, तो बताइए फटाफट। अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या खेड़ा आंदोलन, या चंपारण आंदोलन? तो देखिए, फटाफट बिल्कुल आप लोग आंसर दीजिए। आप लोगों को हम लोगों ने ये बताया भी है कि भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो फटाफट इसमें बताइए कौन सा आंदोलन था। तो आपका सही बिल्कुल आंसर होगा आंसर ए, कौन? चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ है 1917 में। क्यों हुआ है, कब हुआ है, तो क्यों और उसका कारण क्या था, तो ये हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ जान लीजिए कि चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था गांधी जी का, या किससे संबंधित था? तो नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था। नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित ये आंदोलन था जो चंपारण आंदोलन था। कहाँ पर चला था, ये भी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर चला था? तो बिहार में। क्लियर है? चलिए अब अगली बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है वह कौन सी कि भाई वह कौन सी अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला चेक है। यानी कि गांधी जी ने एक योजना के बारे में, एक रिपोर्ट के बारे में अपना एक वक्तव्य दिया था, अपना एक स्टेटमेंट दिया था, जिसके लिए गांधी जी का कहना था कि यह योजना इस तरह की योजना है कि इसे एक क्षतिग्रस्त बैंक के माध्यम से, नाम से जाना जा रहा है। तो अब देखिए कंडीशन क्या है, थोड़ा सा सुनिए जरा। अब कि भाई यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला चेक था। तो क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला बैंक क्या था, कैसी योजना थी, क्या थी? तो देखिए, वेवल योजना, अगस्त योजना, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? तो देखिए 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत में आया था।
क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। तो 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया, उस क्रिप्स मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट हैंडओवर की भारत के संबंध में, ब्रिटिश सरकार ने 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक समिति भारत में भेजी थी, जिसको कहा गया क्रिप्स मिशन या क्रिप्स समिति। और उस समिति ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी, अपनी जो रिपोर्ट हैंडओवर की, उस रिपोर्ट को ना तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और ना ही मुस्लिम लीग ने उस रिपोर्ट को माना। अब उस रिपोर्ट के लिए कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए। तो उन्हीं स्टेटमेंट में से, उन्हीं वक्तव्यों में से, उन्हीं कथन में से एक स्टेटमेंट या एक कथन गांधी जी का था। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को या क्रिप्स समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्या कहा है कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये एक क्षतिग्रस्त बैंक है, यानी कि ऐसा बैंक जो क्या है कि जो बेकार हो चुका है, यानी कि डूबता हुआ बैंक है या दिवालिया बैंक है। और ऐसे बैंक की आगे की तारीख वाला, यानी कि एक ऐसा बैंक है जो बेकार हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है या डूब चुका है, ऐसे बैंक की तारीख वाला ये चेक है। तो ये किसको कहा गया है? ये बेसिकली कहा गया है क्रिप्स मिशन योजना को। क्रिप्स मिशन योजना को ये कहा गया है। और क्रिप्स समिति या क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या क्रिप्स समिति या क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना भारत में आए थे 1942 में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा जो अगला जो कंडीशन है कि भाई अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगला है हमारा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बेलगांव किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहले तो हमें ये आना चाहिए, ये पता हो कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, या कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में थे। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में थे? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे हैं? तो देखिए कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, क्या हुआ? तो देखिए बेलगांव अधिवेशन की बात हमारी आती है कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। तो बेलगांव अधिवेशन, पहली बात तो ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस की बेलगांव कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, ये हुआ था 1924 में, 1924 में। और वर्तमान में बेलगांव, क्वेश्चन है कि बेलगांव वर्तमान में कहाँ पर है या किस राज्य में है? तो बेलगांव कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक राज्य का एक जिला है बेलगांव। क्लियर है? तो बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहाँ पर अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन के कौन? गांधी जी। गांधी जी इस बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे। देखिए तो बेलगांव कहाँ पर है? तो हमें ये पता लगा कि बेलगांव कहाँ पर है। तो भैया बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन हुआ 1924 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ कब? 1924 में हुआ। और बेलगांव वर्तमान में कहाँ पर है? तो देखिए बेलगांव है कर्नाटक का एक जिला। तो बेलगांव वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव। वर्तमान में बेलगांव कर्नाटक राज्य का एक जिला है। तो आंसर क्या हुआ? बेलगांव। और इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि गांधी जी कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन में ही अध्यक्ष चुने गए हैं। वो अधिवेशन कौन सा था? तो वो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924। और बेलगांव कहाँ पर है? बेलगांव है कहाँ पर? कर्नाटक में। कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है भैया हमारी, अब अगली बात ये आती है अगली बात आती है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या अधनंगा फकीर, ठीक, तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा है? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो पहली बात ये कि महात्मा गांधी को क्या कहा गया है? अधनंगा, आधा नंगा फकीर, यानी कि जिसके तन पर आधे ही कपड़े हों, तो ऐसा फकीर। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के फॉलोवर थे, तो इनका कोई मतलब नहीं है इस तरह का स्टेटमेंट देने का।
चर्चिल कौन थे? चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ये भी भारतीय जो थे, एक साहित्यकार थे। जेबी कृपलानी खुद कांग्रेस के लीडर थे। तो इनमें से गांधी जी को अर्धनग्न फकीर या अधनंगा फकीर, इसके लिए एक और शब्द यूज किया गया है, अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर, तो देखिए अधनंगा फकीर। आज हमारा थोड़ा सा जो पेन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को माइंड मत करना। तो अधनंगा फकीर, तो अधनंगा फकीर या अर्धनग्न फकीर, ये किसको कहा गया है? ये कहा गया है गांधी जी को। किसने कहा है? तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश पीएम, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर किसने? विंस्टन चर्चिल ने। क्लियर है भाई? सुनिए बात। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है अधनंगा फकीर। ये विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये विंस्टन चर्चिल। तो गांधी जी जब जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गए थे, तो लंदन में जब वो सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा अधनंगा फकीर। ठीक, तो अधनंगा फकीर हमारे भारतीय इतिहास में किस व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है? तो गांधी जी के लिए। चलिए अगली बात करते हैं। तो आप लोगों को देखिए इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको रखे हुए मिलेंगे या इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगली बात करते हैं अगली बात करते हैं कि भाई महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो बताइए। हम लोग इस चीज़ को एक लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस व्यक्ति ने। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने नहीं कहा, चर्चिल ने नहीं कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं कहा, जेबी कृपलानी ने नहीं कहा। तो फिर इनमें से किसने कहा? तो ये देखिए, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब दी थी ये उपाधि? दी थी महात्मा की जब गांधी जी 1917 में, जब गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया था। चंपारण आंदोलन चलाया, तो चंपारण आंदोलन के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है आप लोगों के लिए कि खान अब्दुल गफ्फार खान, हम लोगों ने इनके विषय में भी बताया है। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक अन्य नाम था क्या? बताइए। खान अब्दुल गफ्फार खान का एक अन्य नाम था, क्योंकि ये गांधी जी के फॉलोअर थे तो इसलिए इनको क्या कहा गया? इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये पठानों के बीच बादशाह खान के नाम से फेमस थे। तो याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि या महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब कहा था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या कि भाई जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? देखिए अब ये दोनों बड़े कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी अपने आप में कन्फ्यूज़न करती हैं। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा या महात्मा का टाइटल किसने दिया? तो वो आंसर था हमारा क्या? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता का टाइटल देखिए सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर और जेबी कृपलानी। तो देखिए राष्ट्रपिता, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से, सुभाष चंद्र बोस जिस समय भारत से बाहर चले गए थे और सिंगापुर में जाकर आज़ाद हिंद फौज जिस समय बनी थी, तो आज़ाद हिंद फौज के बनने पर सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने
सिंगापुर में रेडियो पर भाषण दिया, में रेडियो पर भाषण दिया, रेडियो पर भाषण दिया और इसी समय इन्होंने, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, इसी समय इन्होंने गांधी जी को, महात्मा गांधी को पहली बार क्या कहा, राष्ट्रपिता कहा था, राष्ट्रपिता कहा, पहली बार राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता। तो देखिए कहां से कहा, तो कहां, किस स्थान पर थे सुभाष चंद्र बोस उस समय, सुभाष चंद्र बोस उस समय थे सिंगापुर में, और सिंगापुर से इन्होंने भारतीय लोगों को, भारतीय जनता को रेडियो पर स्पीच दी, भारतीय जनता को रेडियो पर एड्रेस किया, और वहां उस ये घटना लगभग 1943-44 की, 1943 1943-44 के आसपास की है। उस समय सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हो चुका था। कभी कभी पूछ लेता है आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर हुआ था, तो देखिए आज़ाद हिंद फौज बनी थी कहाँ पर, सिंगापुर में ही, तो सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन भी कहाँ हुआ था, ये भी हुआ था सिंगापुर में। क्लियर है। और यहीं पर जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर पहुँचे तो यहीं पर रेडियो पर इन्होंने भारत की जनता को संबोधित किया, भाषण दिया, और यहीं पर इन्होंने गांधी जी के लिए पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का समय अब प्रारंभ हो गया है, राष्ट्रपिता। क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक ये हमारी बात क्लियर होती है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर। अब अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है महात्मा गांधी को बापू, पहली बार बापू किसने कहा। तो देखिए महात्मा गांधी को बापू, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने 3 अलग अलग बातों पर हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला कि महात्मा किसने कहा, दूसरा कि राष्ट्रपिता किसने कहा, और तीसरा कि महात्मा गांधी को पहली बार या किसने बापू की उपाधि दी। तो गांधी जी को बापू किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए महात्मा गांधी को पहली बार बापू कहकर या बापू की उपाधि या बापू का टाइटल दिया था JL नेहरू ने। तो फर्स्ट टाइम JL नेहरू कॉल्ड महात्मा गांधी बापू, कॉल्ड एज बापू। तो JL नेहरू ने ही महात्मा गांधी को पहली बार बापू कहा या बापू की उपाधि दी थी। क्लियर है। यहाँ तक फटाफट आप लोग देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो लगातार कंफ्यूजन करते हैं, बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, किसने कहा, कब कहा, तो ये सारी चीज़ें। चलिए, तो हमारा अब जो कंफ्यूजन था, आई होप कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसी तरह से अपना समर्थन लगातार देते रहिए और हम इसी तरह से प्रयास आपके लिए बहुत अच्छे जो चीज़ें हैं, जो जितना भी प्रयास हमसे हो सकता है पूरा करने की कोशिश हम लोगों की है कि आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो बहुत तेज़ी के साथ और बहुत पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ आगे बढ़े। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कौन सा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से या फायरिंग करने से इनकार कर दिया था। देखिए बेसिकली हम इस क्वेश्चन को अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था या मना कर दिया था, तो बताइए फटाफट आप लोग जल्दी। कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए आप लोगों ने यदि हमारे लेक्चर मिस नहीं किए हैं, हमारे लेक्चर यदि आप लगातार देख रहे हैं हमारे द्वारा किए गए प्रयासों को, तो आपको पता होगा कि गांधी जी के किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो आंसर होगा बी, सिविल डिसोबे मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सिविल डिसोबे मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था, तो गांधी जी के इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट पेशावर में तैनात थी, पेशावर में तैनात थी। पेशावर आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो पेशावर में थी,
कहाँ पर पोस्टिंग थी? गढ़वाल रेजिमेंट पोस्टिंग थी पेशावर में। और पेशावर में अपने नेता, इसके लीडर थे चंद्र सिंह गढ़वाली। इसको लीड करने वाले या कह दीजिए सीओ जो थे, कमांडिंग ऑफिसर, उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने सिविल डिसोबे मूवमेंट के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो आंदोलनकारी थे, उन पर फायरिंग करने से मना कर दिया था, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट को आंदोलनकारियों पर फायरिंग करने का आदेश दिया गया था, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन गढ़वाल रेजिमेंट ने उस आंदोलनकारियों पर, पेशावर में उस समय ये गढ़वाल रेजिमेंट तैनात थी, तो उन लोगों ने, गढ़वाल रेजिमेंट के चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपने सैनिकों के साथ असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से या फायरिंग करने से मना कर दिया था। क्लियर है? चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला हमारा जो आंदोलन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? चलिए, ये हमारे 8 क्वेश्चन अभी होते हैं। अगली बात हम करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। देखिए, मैं जो है एक चीज़ बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि यदि आप लोगों ने हमारे लेक्चर को लगातार, हमारी श्रृंखला को लगातार देखा है, इस सीरीज़ को लगातार आप यदि फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसमें से ऐसा बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप सॉल्व करने की स्थिति में ना हो। ज़्यादातर अधिकांश क्वेश्चंस को आप लगातार सॉल्व करने की स्थिति में आ सकते हैं। आप लगातार चीज़ों को देखते रहिए, लगातार आप क्लास से जुड़े रहिए। तो देखिए, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट की। और फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्विट इंडिया या भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसने दिया था? हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, बताया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाकर एज ए प्रिजनर कहाँ पर रखा गया था? तो कौन सी जेल में? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद जेल, लाल किला दिल्ली में, आगा खान पैलेस पूना में, या रंगून की जेल में। तो फटाफट आप लोग बताइए क्या आंसर था। तो भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बात तो आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, ठीक। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ पर अरेस्ट किया गया था? तो गांधी जी को अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके रखा गया था, आंसर सी, आगा खान पैलेस पूना में, पूना के आगा खान पैलेस में। क्लियर है? तो यहीं पर 1942 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू होना था? हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, प्रारंभ होना था 9 अगस्त 1942 से, 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को ना चलने देने के लिए एक पुलिस एक्शन कराया, एक पुलिस एक्शन चलाया, और जिससे आंदोलन से जुड़े हुए सभी नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और वो एक्शन क्या था? वो था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर पुलिस ने 9 अगस्त की सुबह तक आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। और उसी गिरफ्तारी के तहत महात्मा गांधी को इस आंदोलन के दौरान, इसकी शुरुआत में गिरफ्तार करके, बंदी बनाकर, यानी कि गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? पूना के आगा खान महल में। पहली बात क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात, एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इस पर भी हम अपने लास्ट लेक्चर में हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट? तो दैट वाज मौलाना आज़ाद। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट 1942। मौलाना आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, फटाफट लिखिए, मौलाना आज़ाद। कांग्रेस इस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद, जिन्हें हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी कहते हैं। क्लियर? दूसरी बात, और मौलाना आज़ाद ही स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मौलाना आज़ाद ही भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। क्लियर है? चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसी आंदोलन के दौरान एक घटना हुई थी। वो घटना क्या थी? सुन लीजिए। इसी पूना के आगा खान महल में, इसी भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग, इसी आंदोलन में, इसी आगा खान पैलेस में, पूना के आगा खान पैलेस में गांधी जी की पत्नी, महात्मा गांधी की वाइफ, महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी बताइए? कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई, किस आंदोलन के दौरान हुई, ये क्वेश्चन आजकल पूछा जाने लगा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी आंदोलन के दौरान, किसी क्विट इंडिया मूवमेंट की ड्यूरिंग ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आगा खान पैलेस, पुणे के आगा खान पैलेस में। दूसरी बात, इसी पुणे के आगा खान पैलेस में ही महात्मा गांधी के निजी सचिव, महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल देसाई, महात्मा गांधी के निजी सचिव, महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव, महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल देसाई की मृत्यु, या प्यारेलाल की मृत्यु, प्यारेलाल की मृत्यु भी हुई, प्यारेलाल की भी मृत्यु हुई, प्यारेलाल की भी डेथ हो गई थी। किस आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। कहाँ पर, आगा खान पैलेस में। यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग भारत में गांधी जी के दो जो सहयोगी थे, एक उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनकी भी मृत्यु कहाँ पर हुई, इनकी भी डेथ हुई पुणे के आगा खान पैलेस में। दूसरे महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी, महात्मा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, इनकी भी मृत्यु पूना के आगा खान पैलेस में हुई, क्योंकि ये दोनों लोग महात्मा गांधी के साथ ही उस समय जेल में थे। पूना के आगा खान पैलेस में नज़रबंद, इनको भी बंदी बनाकर रखा गया था। क्लियर है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ तक आई होप आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है कौन सा, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया था। तो देखिए, पहली बात तो हमें ये जानना होगा खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो पहली बात यह है कि खिलाफत आंदोलन की भी खिलाफत, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, किसे नहीं चुना गया था, वो सारी बातें। तो पहली बात तो ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और इसका अध्यक्ष, तो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 में दिल्ली में, और इसमें एक कमेटी बनी थी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और उस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था, तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। अब बात आती है 1919 में ही भारत में क्या चला था, 1919 में ही भारत में चलाया गया था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड बाय द खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो देखिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था भारतीय मुसलमानों ने। तो खिलाफत आंदोलन किसने चलाया, इसको चलाया गया भारतीय मुस्लिमों के द्वारा। भारतीय मुस्लिमों ने खिलाफत आंदोलन भारत में चला कब, 1919 में भारतीय मुस्लिमों ने चलाया या शुरू किया। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, तो भारतीय मुस्लिमों ने चलाया था। कब चलाया था, 1919 में। और इसी मूवमेंट को चलाने के लिए, इसी खिलाफत मूवमेंट को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और उस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई कब, 1919 में दिल्ली में, जिसको कहा गया ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और इस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष चुने गए वो थे महात्मा गांधी। दूसरी बात आती है, ये जो भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया जो खिलाफत मूवमेंट था, इस खिलाफत मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो इसको लीड किया था अली ब्रदर्स ने। खिलाफत मूवमेंट लीड बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स, खिलाफत आंदोलन को किसने चलाया था, तो खिलाफत आंदोलन लीड बाय अली ब्रदर्स। खिलाफत आंदोलन को अली ब्रदर्स ने चलाया था। अब बात आती है अली ब्रदर्स कौन, तो अली ब्रदर्स ये दो भाई थे अली ब्रदर्स, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। अली बंधु, जिसको हम कहते हैं अली बंधु। अली बंधु नंबर 1 शौकत अली, नंबर 1 शौकत अली, और दूसरे थे मोहम्मद अली, नंबर 2 मोहम्मद अली। अब आप लोग थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न मत करना, कहीं आप अपने दिमाग से ही, अपने मन से ही जोड़ लो कि सर तो गलत बता रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज ए सेपरेट पर्सनैलिटी,
एंड मोहम्मद अली वॉज ए सेपरेट पर्सनैलिटी, एक अलग अलग, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व थे, दो अलग अलग व्यक्ति थे। मोहम्मद अली जिन्ना अलग थे और मोहम्मद अली अलग थे। क्लियर है? कहीं आप अपने मन से लिख लिए मोहम्मद अली जिन्ना। तो अली ब्रदर्स वो थे जिन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट को चलाया 1919 में। क्लियर है? और ये अली ब्रदर्स दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भैया हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है कि सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो पहली बात ये, सन 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो पहली बात तो आप ये समझिए, हम लोगों ने अभी खिलाफत आंदोलन के बारे में बात की थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में भारतीय मुस्लिमों द्वारा चलाया गया मूवमेंट था, पहली बात। अब जब वो आंदोलन चलाया गया, जब वो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया, तो खिलाफत मूवमेंट को लीड करने वाले जो लोग थे वो अली ब्रदर्स थे, और उन लोगों ने ही एक कमेटी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी या अखिल भारतीय खिलाफत समिति। और उस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई, इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया चलाने के लिए, सिस्टमेटिक वे में इसको बढ़ाने के लिए। और उस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, कहाँ पर? 1919 में दिल्ली में, जिसने गांधी जी को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगली बात आती है, गांधी जी जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष अपॉइंट कर दिए गए, चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिए गए, तो अब गांधी जी को लगा कि अब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक एरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम एकता का एक दौर भारत में शुरू हो गया है, क्योंकि आंदोलन चला रहे हैं मुसलमान और गांधी जी जैसे लोग जो है वो उसमें लीड कर रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी को हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक युग की शुरुआत दिखाई दी। तो गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, इसको हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास के रूप में स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी, और यही खिलाफत आंदोलन आगे चलकर गांधी जी के प्रयासों से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है कि लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को में इस खिलाफत मूवमेंट को कन्वर्ट करने के लिए गांधी जी को कुछ एफर्ट करने पड़े, कुछ प्रयास करने पड़े। अब वो प्रयास क्या थे, कैसे थे, उस पर बात करते हैं। तो गांधी जी के वो प्रयास थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जाए। तो कांग्रेस की एक बैठक कलकत्ता में बुलाएगी, एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कलकत्ता में बुलाएगी, एक विशेष अधिवेशन या विशेष मीटिंग या विशेष बैठक कलकत्ता में बुलाएगी। और कलकत्ता के उस मीटिंग के अध्यक्ष थे कौन? तो कलकत्ता में कांग्रेस के उस मीटिंग के अध्यक्ष थे विशेष बैठक या विशेष अधिवेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, विशेष अधिवेशन। तो क्वेश्चन आता है असहयोग के मुद्दे पर या असहयोग के प्रस्ताव पर कल कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पर बुलाया गया? तो कहाँ पर बुलाया जा रहा है? 1920 में। और 1920 में भी कब बुलाया गया? तो याद रखिएगा, सितंबर 1920, सितंबर 1920, सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को असहयोग नॉन कॉपरेशन के मुद्दे पर बुलाए गए विशेष कॉन्फ्रेंस पर, स्पेशल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस का हेड अपॉइंट किया गया, चेयरमैन अपॉइंट किया गया कांग्रेस का। अब यहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस के इस स्पेशल कॉन्फ्रेंस में अपना प्रपोजल रखा कि भाई अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्टैब्लिश हो चुकी है, मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मतलब क्या कि हम अंग्रेजों की खिलाफत करेंगे, हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। कौन करेंगे? मतलब मुस्लिम। क्यों करेंगे वो एक अलग मैटर है, वो आपको एक अलग लेक्चर में बताया जाएगा क्यों करेंगे। तो फिलहाल हम जिस बात को कह रहे हैं वो ये कि कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया, गांधी जी ने प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्थापित हो जाए, मुस्लिमों का खिलाफत आंदोलन से हिंदू भी जुड़ जाएं। और हिंदुओं के जुड़ने का मतलब था पहले कांग्रेस का इन्वॉल्व होना, और कांग्रेस का इन्वॉल्व होने का मतलब था हिंदुओं का उस आंदोलन में जुड़ना। तो गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई मैं एक असहयोग आंदोलन, मैं एक आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ। वो क्या आंदोलन होगा? जिसका हम नाम देते हैं असहयोग, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन मतलब क्या कि भाई अंग्रेजों से असहयोग। चलिए ठीक है। अब अगली बात आती है क्या, लेकिन गांधी जी के इस प्रयास का या इस प्रस्ताव का कांग्रेस के इस स्पेशल कॉन्फ्रेंस में अपोज हुआ, विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी एक अलग मूवमेंट को
एक अलग आंदोलन को दूसरे आंदोलन के साथ कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक इस तरह का आंदोलन भारत में गांधी जी लीड कर रहे थे जिस आंदोलन को अंग्रेजों ने कभी भी मान्यता नहीं दी। और इवन खिलाफत आंदोलन को जब गांधी जी ने लीड किया खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, तब इस बात का सर्वाधिक विरोध, तब इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध एक मुस्लिम लीडर जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बात का विरोध किया था। तो खैर कुल मिला के जब गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा तो गांधी जी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का इन सभी लोगों ने विरोध किया। देशबंधु CR दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो क्वेश्चन आता है किसने विरोध किया, तो विरोध किसने किया, तो भैया इसका आंसर है डी, इन सभी लोगों ने विरोध किया था। किन्होंने, इन सभी लोगों ने, CR दास, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और मोतीलाल नेहरू, तो इन सभी लोगों ने इस बात का विरोध किया था। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी द्वारा लाए गए असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो ये सभी लोग गांधी जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के विरोध में थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है ये कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, अब सोचिए सरदार पटेल कर नहीं सकते, कोई मतलब नहीं, मोतीलाल नेहरू नहीं करेंगे विरोध, इसके बाद लोकमान्य तिलक भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में थे ही नहीं, भारत में मतलब ये पृथ्वी पर ही नहीं थे, क्योंकि आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 1942 में और तिलक की डेथ हो चुकी है 1920 में ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या कह दीजिए इनिशियल डे ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तिलक वाज डाइड। तिलक की मृत्यु, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग डे, पहले दिन या प्रारंभिक दिन ही हो जाती है, कब 1920 में। तो अब सरदार पटेल नहीं है उत्तर, मोतीलाल नेहरू उत्तर नहीं है, लोकमान्य तिलक हो नहीं सकते, तो बचा कौन, तो बचे कौन, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया था। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्वेश्चन नंबर 13 हमारा अगला शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, कौन सी बुक इसमें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, तो बताइए फटाफट। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कौन कौन सी बुक हैं कि भाई द थ्योरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, दूसरा हिंद स्वराज, तीसरी सत्याग्रह, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरी हिंद स्वराज, तीसरी सत्याग्रह और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो बुक है ये, या कह दीजिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या इसको इंग्लिश में कह देते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गांधी जी की बुक है। हिंद स्वराज गांधी जी की बुक है, सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लिखी गई बुक है। यानी कि ये तीनों बुक उपरोक्त सभी, ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं, गांधी जी के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है कि इनमें से कौन सी बुक गांधी जी की है, या कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी बुक गांधी जी की नहीं है। तो कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों बुक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और सत्याग्रह, ये सभी लिखी गई हैं किसके द्वारा, ये सभी बुक्स रॉट बाय गांधी जी, इन सभी को लिखा है गांधी जी ने। चलिए अब अगला बात आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने गांधी जी को, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। किस मैगजीन ने, टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन जान लीजिए कहाँ की मैगजीन है, तो टाइम मैगजीन है अमेरिका की। ठीक, अमेरिका की इस मैगजीन ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था, या टाइम, जैसे आजकल बोल देते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, तो उस समय इसको कह दिया जाता था, इस अवार्ड को कह दिया जाता था मैन ऑफ द ईयर। तो गांधी जी को किस वर्ष घोषित किया गया था, तो इनमें से हमारे जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या मूवमेंट चला चुके हैं, किस दौर में, किस, इनमें से कौन सा ऑप्शन है 1932, 1935, 1930, 1936, इनमें से कौन सा ऐसा समय है जिस समय गांधी जी एक मूवमेंट को स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, और वो बहुत फेमस मूवमेंट है, और वह बहुत फेमस मूवमेंट, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन हुआ कब, 1930, 1930 में गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, बताइए फटाफट।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी 1930 में शुरू करते हैं। ये वही, इसी को हम काज कहते हैं, इसी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, सॉल्ट मूवमेंट, नमक आंदोलन। क्लियर है? और यही नमक आंदोलन 1930 में किसके माध्यम से शुरू हुआ था? दांडी मार्च, दांडी मार्च के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। क्लियर है? और दांडी मार्च के बारे में हमने अपने लेक्चर में 1 बाय 1 एक एक बात, एक एक चीज़ बताई है आपको, एक एक शब्द की हम लोगों ने व्याख्या की है। तो 1930s में गांधी जी को टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था या मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। आजकल जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेता है कि टाइम जो पब्लिकेशन है या टाइम मैगजीन किस देश की है, कहाँ की है? तो याद रखिएगा, टाइम जो मैगजीन है ये अमेरिकन मैगजीन है, अमेरिका का एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में क्या बात पूछी गई है? देखिए, अभी हमने गांधी जी की एक बुक पढ़ी थी, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो देखिए, हिंद स्वराज नामक बुक गांधी जी ने कब लिखी? तो पहली बात तो ये देखिए, यहाँ हमें ये क्लियर हो रहा है, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। क्लियर है? तो हिंद स्वराज बुक गांधी जी ने कब लिखी थी? तो 1907 में नहीं लिखी, 9 में, 11 में, 13 में। तो देखिए, हमारे इसका जो आंसर है वो है 1909। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी। अब दूसरी बात आती है, गांधी जी ने किस भाषा में लिखी? तो किस भाषा में लिखी, क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो किस भाषा में हिंद स्वराज लिखी थी? तो गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में? हिंद स्वराज लिखी थी गुजराती भाषा में। किस वर्ष लिखी? 1909 में, गुजराती भाषा में। 1909 में किस भाषा में लिखी? गुजराती लैंग्वेज में। क्लियर है? दूसरी बात, अब कहाँ पर लिखी थी, किस जगह पर लिखी थी? तो गांधी जी ने ये बुक लिखी थी किस समय? जहाज पर लिखी थी, शिप पर। जब जिस समय गांधी जी जहाज पर थे, शिप पर थे। अब शिप पर मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? तो गांधी जी जहाज पर इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। जब गांधी जी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने ये लिखी थी, जा रहे थे। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि हिंद स्वराज किसकी बुक है, किस वर्ष लिखी? तो गुजराती भाषा में लिखी। किस भाषा में, कहाँ पर थे? तो जगह क्या थी? तो जगह पानी था। गांधी जी के चारों ओर समय पानी पानी था। पानी क्यों होगा? क्योंकि जहाज पर थे। कहाँ की यात्रा थी? शिप से कहाँ की यात्रा कर रहे थे? फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका। तो इंग्लैंड से शायद साउथ अफ्रीका जा रहे थे। क्लियर है? हिंद स्वराज बहुत फेमस बुक है, बहुत गांधी जी की, मेरा मानना है कि गांधी जी की जितनी भी बुक्स हैं उन सब में सबसे प्रसिद्ध बुक, अगर यदि सबसे फेमस बुक है, वो यही है, हिंद स्वराज। चलिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने फटाफट। चलिए फिर आगे चलते हैं। आज हमारी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है हमारा, उसको आपको दें, 1 बाय 1 चीज़ों को आगे लेकर चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है क्या? प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? देखिए, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने यदि हमारे लेक्चर्स मिस नहीं किए हैं, यदि हमारी इस सीरीज़ को यदि आप लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आपको इसमें से लगातार ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कहेंगे कि हाँ, ये हमने लेक्चर में सुना था या पढ़ा है। तो देखिए, तो प्रसिद्ध गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? हमने अपने लेक्चर में ये बताया है, बताइए फटाफट किस वर्ष? तो देखिए 1930, 31, 33, 34। 1930 में, 31 में, 33 में, 34 में। तो देखिए कौन सा आंसर है, कौन सा, बताइए फटाफट। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है बी, 1931। अब 1931 में कब? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ है। क्लियर है? और इसी गांधी इरविन समझौता को, ये गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था? तो हम लोगों ने अपने लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में। क्लियर? और इसीलिए इस गांधी इरविन समझौते को क्या कहते हैं? इसे इट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, दिल्ली समझौता। इसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसी दिल्ली पैक्ट से या इसी गांधी इरविन समझौते से क्या हुआ था? कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस एग्री हुई थी, और गांधी जी अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको स्थगित करने के लिए, उसको निलंबित करने के लिए सहमत हुए थे। और इसी समझौते के बाद
इसी समझौते के बाद कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कांग्रेस ने गांधी जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन या इंग्लैंड भेजा था। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हमने ये भी आपको बताया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से जाने वाले एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो थे गांधी जी। क्वेश्चन आया हुआ है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपना एकमात्र प्रतिनिधि कौन भेजा था, या किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो दैट वाज गांधी जी, महात्मा गांधी। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहां तक आई होप आपको वन बाय वन चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है, अपना समर्थन दीजिएगा जरूर। चलिए अब अगली बात आती है, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ की? तो पहली बात तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो रहा है कि महात्मा गांधी ने, आपसे पूछने लगे हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो भैया हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन कर रहे हैं? तो हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी कर रहे हैं। पहली देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका बन रहा है, सीधी सीधी बात है। इसी तरह से चीज़ों को पकड़ने की, समझने की, और थोड़ा सा अपना जो आपकी जो एनालिटिकल पावर है उसको थोड़ा सा यूज़ कीजिए। आपसे पूछ सकता है कि हरिजन नामक पत्रिका या हरिजन नामक मैगजीन का प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी जी ने। अब बात आती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो हरिजन, यहाँ पर हम एक और बात बता दें कि भारत की अछूत मानी जाने वाली या भारत की दलित मानी जाने वाली जातियों के लिए सर्वप्रथम भारत में हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये भी महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन शब्द का प्रयोग, हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार, हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने किया। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये भी क्लियर है, ये चीज़ हालांकि हमने बताई भी है आपको कि भाई हरिजन जो शब्द है भारत की अछूत या अनटचेबल जो दलित जातियां हैं उनको हरिजन नाम पहली बार किसने दिया, या उनको पहली बार हरिजन किसने कहा? तो किसने? तो गांधी जी ने। क्लियर है? हरि मतलब, हरि मीन्स भगवान, और जन मतलब जन्मे, तो भगवान से जन्मे कौन? तो इसलिए नाम दिया गया हरिजन। दूसरी बात, अब बात आती है कि ये किस वर्ष ये पत्रिका प्रकाशित हुई? तो किस वर्ष? तो आंसर है बी, 1933। क्यों 1933? तो याद कीजिए कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी कब? 1932 में, 1932 में। कहाँ पर? पुणे में। पुणे या पूना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी। तो देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। और जब महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर रहे हैं, कहाँ पर? 1932 में, पुणे में। और इसी हरिजन सेवक संघ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, इसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक मैगजीन थी और उस मैगजीन को नाम दिया गया हरिजन। इस हरिजन सेवक संघ ने ही महात्मा गांधी की लीडरशिप में, महात्मा गांधी के डायरेक्शन में एक मैगजीन पब्लिश की, एक मैगजीन को निकाला, प्रकाशित किया। उसी मैगजीन का नाम था हरिजन। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप वन बाय वन एक एक चीज़ें आपके साथ, आपके सामने आ रही हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? मतलब ये है कि भारत में महात्मा गांधी ने पहली बार एज ए वेपन हंगर स्ट्राइक का यूज किया था। तो एज ए वेपन हंगर स्ट्राइक का यूज करना महात्मा गांधी के किस आंदोलन से संबंधित है? भारत में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल, आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन की भाषा पर थोड़ा सा जानिए। दूसरी बात यह है कि भाई जितना इजी वे में आप समझ सकते हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग, तो देखिए क्या कह रहा है, भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया। तो भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया किस आंदोलन में? हंगर स्ट्राइक को पहली बार भारत में किस मूवमेंट में गांधी जी ने यूज़ किया था? तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक और बारदोली सत्याग्रह। तो बताइए किस में?
हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो देखिए इसका आंसर है अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। इसको हम कह देते हैं, हिंदी में कह देते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील लेबर स्ट्राइक या अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, अहमदाबाद मील के मजदूरों ने अपने मालिकों से सैलरी हाइक की डिमांड की थी, प्लेग बोनस को कंटिन्यू दिए जाने की डिमांड की थी, लेकिन अहमदाबाद मील के जो मालिक लोग थे उन्होंने मजदूरों की डिमांड्स को डिनाई कर दिया था मानने से। तो 1918 में इन्हीं अहमदाबाद मील के मजदूरों ने गांधी जी से सहायता मांगी, हेल्प मांगी कि भाई हमारी हेल्प कीजिए। तो गांधी जी ने उन्हीं मजदूरों की हेल्प के लिए मील मालिकों से बात की, मील मजदूरों से बात की, और फाइनली अहमदाबाद में मील के मालिकों ने गांधी जी को किसी तरह से कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस कंडीशन में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने पहली बार भारत में हंगर स्ट्राइक किस मूवमेंट में की, तो हंगर स्ट्राइक इसी अहमदाबाद जो है मील मजदूर आंदोलन में 1918 में गांधी जी ने की थी। तो भारत में इसको हम दूसरी तरह से भी, एग्जामिनर ने इसको दूसरी तरह से भी इस शब्द को प्रयोग किया है क्या, कि भी किस आंदोलन में गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। तो सत्याग्रह का प्रयोग, तो सत्याग्रह गांधी जी के सेंस में हम यहाँ पर इस शब्द को भूख हड़ताल की जगह सत्याग्रह शब्द भी प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर या पॉलिटिकल फादर किसको कहा गया है। तो देखिए फटाफट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो बताइए फटाफट इनमें से कौन। हम लोगों ने अपने लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया है, 1 बाय 1 एक एक चीज़ हम लोगों ने एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम किया था, एक एक टॉपिक का। तो फटाफट बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी अपने लेक्चर में। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी। याद कीजिए गांधी जी 1915 में जब भारत वापस आए थे, तो भारत वापस आकर महात्मा गांधी पहली बार जिन लोगों से मिले थे उनमें से सबसे पहले या सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यही गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को भारत में आने पर सलाह दी थी कि आप भारत में आ गए हैं, लेकिन भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए, भारत की परिस्थितियों को जानने के लिए आप भारत भ्रमण कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी को भारत आने के बाद पहली बार भारत भ्रमण की सलाह किसने दी। तो भारत भ्रमण की सलाह देने वाले थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को कहा कि दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों में और भारत की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका में जो आपने किया है वो प्रयोग या उस तरह की कार्यवाही या उस तरह के जो एक्शन है वो आप यहाँ पर ना लें। इसलिए आप पहले भारत का भ्रमण करें, भारत में घूमें। और इसके साथ साथ कहा कि आप भारत का भ्रमण करें, लेकिन साथ साथ आप अपनी ज़बान बंद रखें, अपनी आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। तो इसके बाद महात्मा गांधी पूरे भारत में इन्होंने लोगों से मिले, भ्रमण किया, इंडिया टूर पर निकले और फाइनली लास्ट में आकर गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल टीचर माना या अपना पॉलिटिकल फादर माना। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हु वाज द पॉलिटिकल फादर या पॉलिटिकल टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, तो दैट वाज गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, वो थे एम.जी. रानाडे। यानी कि महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद राणा जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं एम.जी. रानाडे। क्लियर है भाल को। आगे बढ़ें। चलिए अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला देखते हैं 1 बाय 1। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ रही होंगी, चीज़ें जान रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो देखिए आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है कि हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, पेपर हमारे हाथ में आता है, तो हम जब रीड करते हैं उसको
तो आजकल एक ट्रेंड है कि इनमें से कौन सी चीज़ नहीं, कि भाई XYZ के द्वारा ये काम नहीं किया गया है। तो ये जो ऑप्शन है आजकल नहीं, तो इस ऑप्शन को थोड़ा गहराई से थोड़ा समझ के थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि लगातार अब ये नहीं वाले ऑप्शन के साथ क्वेश्चन का ट्रेंड शुरू हो चुका है। लगातार यही पूछा जाता है कि किसने ये नहीं किया, किसने ये किया, किसने ये, इनमें से कौन सा इनका नहीं था। तो गांधी जी का इनमें से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो भैया देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें ये तो पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने किया था। चलिए, सिविल डिसोबे मूवमेंट महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी। तो भैया असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, भारत छोड़ो भी। तो अब बचा कौन, तो बचा कौन, तो बचा ये स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन ये गांधी जी ने शुरू नहीं किया था। ऑप्शन होगा ये डी, क्योंकि भाई पहले तो हम जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए हैं तो वो तो हम जानते ही हैं, बड़े 3 मुख्य प्रमुख आंदोलन यही हैं। तो इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन, अब स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो भैया स्वदेशी आंदोलन कब चला था, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में। कहाँ पर, बंगाल में, बंगाल में। अब बात आती है बंगाल में क्यों, तो बंगाल में क्यों, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, 1905 में। कहाँ पर शुरू हुआ, बंगाल में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, बंगाल को 2 भागों में बांटने की डिक्लेरेशन कर दी थी, घोषणा कर दी थी। एक, बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, तो बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। बेसिकली बंगाल क्या था, ये जिसे आज हम, ये जो आज हमारा भारत है, तो आज हमारे भारत का ये जो पार्ट है जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ये बंगाल था। जिसे आज हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, ये बंगाल था। जो आज का बिहार है ये बंगाल था। जो आज का उड़ीसा है ये बंगाल था। जो आज का झारखंड है ये बंगाल था। तो अंग्रेज़ों ने, अब होता क्या है कि जो ईस्टर्न बंगाल था, जो पूर्वी बंगाल था, उसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ों का विरोध भारत में जिन 2 क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हुआ था, भारत के जिन 2-3 कुछ शुरुआती कुछ ऐसे भाग थे जहां पर भारत में अंग्रेज़ों का विरोध लगातार बहुत तेज़ी के साथ हो रहा था, वो उनमें से एक भाग था भारत का महाराष्ट्र। भारत में उनमें से एक भाग था महाराष्ट्र और दूसरा भाग था बंगाल। तो अब कंडीशन ये थी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र बंगाल था। यहाँ इन 2 क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और बंगाल में अंग्रेज़ों का बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा विरोध था। तो जिस कारण अब महाराष्ट्र में कंडीशन थोड़ी सी बदली हुई थी, लेकिन बंगाल के साथ परिस्थितियां यहाँ ये थी कि बंगाल में बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग थे, और इसलिए अब अंग्रेज़ों ने बंगाल में हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिशें शुरू कर दी। वो इसलिए क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों का विरोध हिंदू और मुसलमान दोनों लोग संयुक्त रूप से मिलकर कर रहे थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता बहुत ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम एकता को ब्रेक करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही 1905 में बंगाल विभाजन का डिसीजन लिया। और इस बंगाल विभाजन के डिसीजन के विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में बंगाल की जनता ने स्वदेशी आंदोलन चलाने की शुरुआत की, स्वदेशी आंदोलन को चलाने की घोषणा की। और इसी कारण से 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। और स्वदेशी आंदोलन को लीड किया जिन लोगों ने, वो थे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेता जो बंगाली लीडर्स थे, उन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को लीड किया। अब स्वदेशी क्या, कि भाई हम अंग्रेजी वस्तुओं का या हम विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट करते हैं, हम जो भी किसी भी प्रकार के फॉरेन प्रोडक्ट हैं उन सबको बॉयकॉट करेंगे, उन सबका बहिष्कार करेंगे, और अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को हम लगातार प्रयोग करेंगे, या अपनी स्वदेशी वस्तुओं को लगातार हम बढ़ावा देंगे, उनका प्रयोग करेंगे। तो ये स्वदेशी आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया नहीं था। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी समुद्र पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर, तो गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून, सॉल्ट लॉ का वायलेशन किया था। तो सॉल्ट लॉ वायलेशन, अब सॉल्ट लॉ वायलेशन कब किया था, सॉल्ट लॉ वायलेशन कब किया गांधी जी ने, तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया। तो हम लोगों ने अपनी सीरीज में, अपने लेक्चर्स में इस बात को 1 बाय 1 एक एक करके बताया है। एक एक वर्ड का आप लोगों के सामने हम लोगों ने डिस्कशन किया है, एक एक वर्ड के बारे में एक एक शब्द आपको व्याख्या करके बताया है पूरा। तो दांडी मार्च, पहली बात यहाँ पर बात आती है दांडी मार्च कब, और दांडी मार्च के बाद अब दांडी मार्च कंप्लीट कब हुआ। तो देखिए दांडी मार्च कंप्लीट होता है, दांडी मार्च की शुरुआत होती है, दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। याद है आप लोगों को, याद होना चाहिए 1 बाय 1। दांडी मार्च शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई तो 12 मार्च 1930 को शुरू, प्रारंभ, दांडी मार्च प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को, और दांडी मार्च समाप्त हुआ कब, 6 अप्रैल 1930। तो दांडी मार्च कंप्लीट हुआ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, और यहीं दांडी पहुंचकर जब गांधी जी ने अंग्रेजों के समुद्र के किनारे रखे हुए नमक को हाथ में लिया, उसी के साथ अंग्रेजों का जो साल्ट लॉ था वो ब्रेक हो गया या उसका वायलेशन हो गया। और ये घटना कब की है, तो ये घटना हुई है 6 अप्रैल 1913, 6 अप्रैल 1930। तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। और याद रखिए इसी दिन, यही वो डेट है जब अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा गांधी जी ने, यही वो डेट है 6 अप्रैल 1930 की, जिस दिन भारत में सिविल डिसोबे मूवमेंट पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो गया। यही वो डेट है जब क्या कंप्लीट हो रहा है, जब गांधी जी की दांडी यात्रा समाप्त हुई है। तो दांडी यात्रा शुरू हुई 12 मार्च 1930 को और दांडी यात्रा समाप्त हो रही है 6 अप्रैल 1930 को। तो ये 1 बाय 1 इन चीज़ों को करते चलिए, क्लियर है। तो एक एक चीज़ को तरीके से हम लोग, आज आप लोग बताइएगा फटाफट कमेंट के माध्यम से कि कैसा रहा आपका ये सेशन, कैसी रही आपके लिए ये श्रृंखला, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए अब यहाँ तक आप लोगों के लिए हम लोग जो चीज़ें लाए हैं, अब इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों को हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। चलिए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसी के साथ अब मैं विपिन पालीवाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।